एंगुलर के एडवांस सीरीज में, एंगुलर 10 के एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए, ऑथेंटिकेशन के लिए जो हम लोग सर्विसेज बनाते हैं उसके बारे में डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सर्विसेज बनाएंगे और क्यों बनाते हैं, पहले ये भी जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस क्या होता है कि अगर यूज़र आईडी एंड सपोज दैट प्रोवाइड किया यूजर आईडी और पासवर्ड, देन बैकएंड जो है उसको एक टोकन प्रोवाइड करता है और ईच रिक्वेस्ट में उस टोकन को अगेन जो है कुछ प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि वापस से बैकएंड को भेजना पड़ता है। और बैकएंड पहले टोकन वेरीफाई करेगा कि जो है मैंने जो उस समय टोकन दिया था वही है या नहीं। अगर वो वेरीफाई सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अगर कर लेता है, तब जाकर जो है एक जो भी रिसोर्स, जो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स है वो एक्सेस कर सकता है। मे बी डेटाबेस में डेटा को सेव करना पड़े या फिर कुछ डेटा को जो है प्रोवाइड करना पड़े यूजर को, या फिर कुछ प्रोसेसिंग या कुछ अदर एक्टिविटीज़ करना पड़े। ये सारे चीज़ें बाद में होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि एंगुलर ऑथेंटिकेशन में इस सारे प्रोसेस को करने के लिए हम लोग ये सारे चीज़ करते हैं। अब हम लोग ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि सर्विसेज बनाएंगे क्यों ये सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टोकन मिलेगा उस टोकन और यूजर इन्फॉर्मेशन को कहीं हम लोकल स्टोरेज या फिर किसी कुकीज़ में, यूजर ब्राउज़र में या क्लाइंट साइड में हम लोग स्टोर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको स्टोर करना है तो उसे स्टोर करने के लिए लोकल स्टोरेज वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है उसको यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज दैट 10 जगह पे आप लोकल स्टोरेज से डेटा को ले रहे हैं या फिर वहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि जब भी अगर चेंजेस अगर करना पड़ा तो हर जगह जाकर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ जहाँ भी लोकल स्टोरेज से रिलेटेड फंक्शनलिटी आप किए हैं हर जगह जाकर आप डेटा को सेव चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। सर्विसेज आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसी भी बड़े इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट में ये सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये सर्विसेज आपको मेथड और कुछ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। उस प्रॉपर्टी और मेथड को यूज करके आप कई सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं, यानी कि अगर फ्यूचर में अगर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ा तो आप केवल एक ही जगह चेंज करेंगे और वो होगा कि सर्विसेज, दैट्स इट। वहाँ पे सर्विसेज यूज करेंगे और जो भी उस सर्विसेज में मेथड और प्रॉपर्टी को जो कोई भी एक्सेस कर रहा है उसको अपडेटेड डेटा वहाँ पे मिलने लगेगा। ये काफ़ी बेहतरीन फीचर होता है, इसीलिए हम लोग सर्विसेज यूज करेंगे। तो चलिए, सर्विसेज में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए हम कोड पे जंप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा लॉगिन कंपोनेंट। लॉगिन कंपोनेंट देख सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है यहाँ पे। उसके बाद जब कोई सबमिट पे क्लिक करता है तो पहले चेक करेगा कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं। उसके बाद जो है ये जो भी एपीआई कॉल है लॉगिन के लिए वो कॉल करेगा। इसके बारे पिछले एपिसोड में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लॉगिन कंपोनेंट के बारे में। तो ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। ये टोटल सीरीज है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये पूरी तरह से ये सारे सीरीज को देखिए, तब जो जाकर आपको एंगुलर में एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हमारा रिस्पॉन्स। जब एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे कुछ मेथड हमने कॉल किया है। इस मेथड का काम बस यही है कि लोकल स्टोरेज में वैल्यू को सेव करना और हमको और लॉगिन करना, यानी कि एंगुलर को भी तो समझ में आना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट को भी, कि यूज़र जो है लॉगिन हो चुका है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में, लोकल स्टोरेज में, लाइक दैट। तब जो है फ्यूचर में अगर कोई कभी चेक करने की ज़रूरत होगा कि अगर यूज़र लॉगिन है कि नहीं है या फिर लॉगिन उसका डेटा क्या है, तो आप बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सर्विसेज बनाया। उस सर्विस का नाम दिया और सर्विस। कोई भी नेम दे सकते हैं, बट नेम कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में अगर अलग कुछ दूसरे मेंबर अगर काम कर रहे हैं तो नेम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। इस सर्विसेज का पर्पस है ऑथेंटिकेटेड रिलेटेड फंक्शनलिटी ये प्रोवाइड करता है।
वो कई सारे मेथड और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने वेब एप्लीकेशन को डायनेमिक बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और डायनेमिक बना सकते हैं, क्योंकि एक बड़े एप्लीकेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो केवल लॉगिन बता रहा हूँ तो एक ही दो फॉर्म दिख रहा होगा, बट एंगुलर जो है बेहतरीन चॉइस होता है बिग इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ पे हम लोग को इसी टाइप के प्रैक्टिसेस को यूज करने पड़ते हैं। पीस ऑफ कोड को जो है हम लोग रीयूजेबल करेंगे और छोटे छोटे कोड लिखेंगे ताकि फ्यूचर में हमको चेंज करते दौरान किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज ढंग से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा सर्विसेज, ये रहा हमारा ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो ये सर्विस क्या करेगा कि हमको कुछ सेट प्रॉपर्टी वगैरह प्रोवाइड करेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो जैसे ही सर्विसेज आप क्रिएट करेंगे, यानी कि आप खुद से भी कर सकते हैं और ng जनरेट कमांड से भी रन कर सकते हैं। तो CLI आपको बहुत ही बेहतरीन जो है फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप कमांड रन करके आप बेसिक स्केलेटन जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपके काम को कई गुना ज़्यादा फास्ट कर देगा। तो आई होप कि आप ये जानते होंगे, क्योंकि पिछले मैं एपिसोड में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इंपोर्ट किया गया है। इंपोर्ट क्यों? हमें आवश्यकता के अनुसार जो भी पैकेजेस हैं, जो भी मॉड्यूल्स हैं, मे बी एंगुलर के या फिर मे बी थर्ड पार्टी, उसको हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। ये भी देख सकते हैं, ये अगर कोई सर्विस अगर यूज करना चाहता है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, यानी कि सबसे पहले वो इंपोर्ट करेगा तब इसको जो है यूज करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कुरियर का है, आपके डोर पे चला गया, बट आप अगर एक्सेप्ट लेंगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? अब क्या है कि आपको भेजना भी पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है पहले एक्सपोर्ट किया गया है, यानी कि भेज दिया। अब जो है लॉगिन जो है उसको यूज करने के लिए पहले एक्सेप्ट करेगा। ये बेसिक फंडा है इसका। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसको इंपोर्ट किया एंड यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके। ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू बेसिकली जो है डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं, बिकॉज किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर जो है सबसे पहले कॉल होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे इनिशिएट किया है। तो यहाँ पे ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एट द एंड जो है एंगुलर और सर्विस तो एक क्लास ही है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज किया है। किसी भी सर्विसेज के लिए एंगुलर में ध्यान रहे कि आपको एट इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा। एट इंजेक्टेबल अगर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है एक मेटा डेटा प्रोवाइड करता है ये डेकोरेटर एंगुलर को, और बोलता है कि एंगुलर ये जो है सर्विसेज जो बना हुआ है उसका ये काम है। तो अगर जो कोई भी अगर एक्सेस करना चाहता है वो ये सारे फैसिलिटी उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मेटा डेटा प्रोवाइड करता है उसको, राइट। नाउ यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं। ये वेरिएबल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्रिएट करेंगे, जब रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो वो सारे क्रिएट किए गए हैं। लाइक टोकन, अगर हमको टोकन का वैल्यू चाहिए तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इज ऑथेंटिकेटेड, यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, यस और नो में बूलियन वैल्यू यहाँ पे रहेगा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूजर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख रहे होंगे और घबरा भी रहे होंगे, ये बिहेवियरल सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, आगे हम बताएंगे, इसी वीडियो में बताने वाले हैं। नाउ अब मान लीजिए टोकन, JWT टोकन। अब क्या होता है, लोकल स्टोरेज में अगर आप जाएंगे, यानी कि देख सकते हैं लोकल स्टोरेज में जाने के लिए सबसे पहले आप कंसोल ओपन करेंगे। यहाँ पे कंसोल करने के बाद एप्लीकेशन में जाना है, फिर लोकल स्टोरेज में आपको जाना है, फिर आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे की और वैल्यू में, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में वैल्यूज होते हैं। देखिए वो डेटा यहाँ पे ये मैं सेलेक्ट किया हूँ तो उसका डेटा यहाँ पे नीचे दिख रहा है ब्राउजर में, और सब कुछ डिटेल, सारा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आपको की और वैल्यू में ये देना पड़ता है। तो की यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट किया हूँ, क्योंकि मान लीजिए कोई फ्यूचर में अगर कोई सर्विसेज इस सर्विसेज को ओपन करेगा, अगर उसको जो है चेंज करना पड़ेगा, मान लीजिए कि की को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या, वेरिएबल में एक जगह चेंज करेगा,
नहीं तो पूरा कोड का अध्ययन करना पड़ेगा, नीचे करेगा, स्क्रॉल डाउन और देखेगा कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये वो करेगा। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया। अब हम क्या क्यों केवल इसी वेरिएबल को चेंज करेंगे। अगर हम इस वेरिएबल को अगर हम चेंज करेंगे तो हर जगह उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया की, उसके लिए वेरिएबल बनाया गया। अब अगेन यहाँ पे आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर में। अगेन यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी को इंजेक्ट किया गया है, लाइक लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज सर्विसेज क्यों? क्योंकि लोकल स्टोरेज से डेटा को सेव करना, क्लियर करना या फिर उससे वहाँ से डेटा को प्राप्त करना, उसके लिए हमको हर जगह कोड लिखना पड़ेगा, पूरा कोड लिखना पड़ेगा। अब हम उसको ना लिखकर हम एक यहाँ पे फंक्शंस कॉल कर देंगे और एक सर्विसेज बना देंगे। दैट्स वाई यहाँ पे सर्विसेज यूज हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये सर्विसेज करता क्या है। ये सर्विसेज कुछ नहीं है, ये एलएस एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल विंडोज डॉट लोकल स्टोरेज, यानी कि इसको लिखने के बजाय आप केवल ये लिखेंगे एलएस, ठीक है। इसको एक अनदर वेरिएबल में स्टोर किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेट आइटम, ये क्या कर रहा है, वैल्यू को की को लेगा और वैल्यू को लेगा और की और वैल्यू को सेट करेगा, बट यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई कर रहा है। तो देख सकते हैं स्ट्रिंगिफाई करना हुआ या फिर लोकल स्टोरेज में सेव करने से पहले कुछ प्रोसेसिंग अगर होगा फ्यूचर में, तो बड़े आसानी से यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर है। दैट्स वाई हम लोग एक सर्विसेज क्रिएट कर दिए लोकल स्टोरेज के लिए। अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ये कोड थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाता है इसकी वजह से। उसके बाद आता है गेट आइटम। गेट आइटम में अगर आइटम का वैल्यू सपोज की से अगर हमको वैल्यू चाहिए तो आराम से हम ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद क्लियर, ls.clear, क्लियर क्या करेगा कि आपका देख सकते हैं क्लियर एक मेथड है। ये क्या करेगा कि यानी कि windows.localstorage.clear, ये क्या करेगा कि आपका लोकल स्टोरेज में जो भी वैल्यू है उसको वहाँ से डिलीट कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड है जो कि हम फ्यूचर में एक्सेस कर सकते हैं और सर्विसेज में हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं और कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ भी करेंगे। अब क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, वो है मेक लॉगिन, यानी कि यूज़र को अगर लॉगिन करना है तो ये हम कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। तो ये इज लॉगिन कॉल हुआ और ये चेक करेगा कि JWT ऑथेंटिकेशन वो है कि नहीं है। तो अगेन एक और मेथड कॉल हुआ है, उस मेथड ये क्या करेगा, जब आप की प्रोवाइड करेंगे यानी कि JWT टोकन, इसका मतलब हो गया ये टोकन प्रोवाइड करेंगे। तो टोकन की में उसका वैल्यू है या नहीं, यानी कि लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेट है या नहीं, उसके आधार पे ये डिसाइड करेगा कि जो है यूजर लॉगिन है या नहीं। तो वो प्रोवाइड कर देगा कि यूजर जो है JWT टोकन अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यानी कि वो लॉगिन है। तो अब वो चेक कर लेगा इज लॉगिन, अगर लॉगिन अगर है तो एडमिन पेज में, एडमिन राउट में रीडायरेक्ट करेगा। एडमिन राउट इन द सेंस यानी कि डैशबोर्ड हो सकता है, मे बी मैंने यहाँ पे एडमिन दिया। तो ये राउटिंग मीन्स ये वाला चीज़ है। मैं पिछले एपिसोड में ऑलरेडी बता चुका हूँ राउटिंग के वीडियो में। कुछ भी यहाँ पे नेविगेट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं राउटिंग, राइट। तो वो यहाँ पे आपको उसका वैल्यू वो जो है रीडायरेक्ट कर देंगे वहाँ पे। उसी तरह से कोई साइन आउट करेगा तो सेट यूजर एंड टोकन, यहाँ पे क्या करें, नल सेट करके और यहाँ पे हम रीडायरेक्ट करा देंगे लॉगिन पेज पे, ठीक है। इज लॉगिन अगेन ये चेक करेगा कि लॉगिन है क्या नहीं JWT टोकन के बेसिस पे। और गेट यूजर, अगर यूजर का अगर डिटेल चाहिए लोकल स्टोरेज से तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है सेट यूजर एंड टोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे टोकन यूजर का डेटा रहेगा, टोकन रहेगा और इज ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ये सारे चीज़ों को लोकल स्टोरेज में हम सेव करेंगे। ये तो हो गया, यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं इज लॉगिन, टोकन और यूजर, ठीक है। इसको करने के लिए सिंपल सेट आइटम, मैंने की और वैल्यू को पास किया और उसको सेट किया। तो की क्या है, तो की एक वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा वो की होगा। तो JWT टोकन मतलब ओनली टोकन, दैट्स वाई यहाँ पे आपको टोकन मिल रहा होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पे वो सेट हो गया। अब क्या है कि अब हम चलते हैं बिहेवियरल सब्जेक्ट। ये क्या होता है, देखिए अगर सपोज एट 5 कंपोनेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, 5 कंपोनेंट, अगर पांचों कंपोनेंट में आप ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अगर पांचों एक वेरिएबल से
जो है पांचों जगह आप एक्सेस करेंगे, और कभी भी अगर वेरिएबल का वैल्यू जगह चेंज करेगा तो हर जगह इफेक्ट करेगा, यानी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अचीव कर सकते हैं बिहेवियरल सब्जेक्ट के थ्रू। यानी कि अगर 5 अगर कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट में अगर इस डेटा को यानी कि यूजर को अगर आप एक्सेस करेंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर कभी भी किसी भी कंपोनेंट के थ्रू अगर आप जो है अपडेट करेंगे वैल्यू को, तो पांचों कंपोनेंट में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली फ्यूचर में अगर यूजर के डिटेल को अगर अपडेट करना हुआ तो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे और हर जगह वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये तो हो गया। उसके लिए पहले न्यू बिहेवियरल सब्जेक्ट लेते हैं और कुछ यहाँ पे पास करते हैं। तो पास क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू। फर्स्ट टाइम हमको कुछ इनिशियल वैल्यू सेट करने होते हैं यहाँ पे। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर का डेटा यानी कि मैंने पास किया यूजर, ये देख सकते हैं ये रहा हमारा यूजर, यूजर का डेटा ये है, ये हमारा इनिशियल वैल्यू में दिया उसको। जो भी है, नल है तो नल दिया, नहीं है तो नहीं दिया, है तो दे दिया, ऐसे इसको मैंने दिया। अब क्या होगा, जब हमको फ्यूचर में चेंज करना पड़ेगा, इनिशियली तो नल ही होता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉल करेंगे। ये नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नेक्स्ट यूज करेंगे। तो क्या होगा, हम उस वैल्यू को जो है अपडेट कर सकते हैं, यूजर के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पहले नल होगा, और जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारा यूजर का डेटा हमको बैकएंड से मिलेगा, उसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अब क्या होगा कि ये डेटा हर जगह अवेलेबल होगा जहाँ कहीं भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक टाइप का ब्रॉडकास्ट हो जाएगा हर जगह। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और डेट्स वाई ये ऐसा किया गया है। तो आप समझ गए, ये लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन के लिए, लोकल स्टोरेज में वैल्यू को सेव करने के लिए, और ये एक वेरिएबल है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तो ये देख सकते हैं इज ऑथेंटिकेटेड, यस और नो बुलियन वैल्यू में सेव हो जाएगा। अगर फ्यूचर में कहीं भी जानना होगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं, तो इस मेथड के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इस के वेरिएबल में क्या वैल्यू सेट है। तो अगर लॉगिन अगर होगा तो यहाँ पे ट्रू होगा, नहीं तो फिर फॉल्स होगा। तो यहाँ पे लॉग आउट करते हैं तो फॉल्स भेज देते हैं, और फॉल्स जो है यहाँ पे सेट हो जाता है जाकर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ऑथेंटिकेशन के लिए आप ऑथ राउट कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे। ये बहुत ही बेसिक था, बट बहुत सारे लोगों को ये जो है अगेन प्रॉब्लम होता है। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप पर्सनल ट्रेनिंग में भी प्रोवाइड करता हूँ। उस पर्सनल ट्रेनिंग आप हमसे ले सकते हैं, जिसमें डेवलपमेंट के दौरान किसी भी तरह का इशू होता है तो मैं आपको एक एक चीज़ आपको गाइड करूँगा। गाइड करने के अलावा आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस और किसी बड़े प्रोजेक्ट में कैसे हम कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और स्केलेबल कैसे बनाते हैं, उस सारे चीज़ों को भी मैं बताऊँगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं बताऊँगा, और एक प्रोजेक्ट को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इश्यूज आएंगे वो भी मैं फिक्स करूंगा, आपको करने में मदद करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप बड़े आसानी से यूज इसको कर सकते हैं, मीन्स फिक्स कर सकते हैं, मीन्स आपको रेडी टू जॉब आप बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो है थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप खुद करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। उसमें आपको कुछ इशू होगा तो मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।